हेलो बच्चों, वेलकम टू राजश्री चौहान क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 8 यूनिट 2. So this is unit 2 first poem. Actually we have here first poem in unit 2, that is occasion. Occasion means क्या है? रोजगार या काम धंधा, पैसे कमाने के लिए जो हम काम करते हैं उसे कहते हैं ओकेशन. तो वार्मिंग अप एक्सरसाइज हम पहले स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट दिया है पिक आउट वर्ड्स दैट रिफर्स टू मीन्स ऑफ लिविंग एंड फिल देम इन द वेब. मतलब हम अपने लिविंग के लिए रोज जो अपने डेली नीड्स होते हैं उसे पूरा करने के लिए जो हम काम धंधा करते हैं, हम कमाते हैं, तो उसके अलग अलग कौन कौन से टाइप्स है, तो यो किस वर्ड्स से उसे हम रिफ़र करते हैं वो वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं. तो यहाँ ब्रैकेट में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी दिए हैं. तो प्रोफेशन दिया है, रिक्रिएशन दिया है, ऑक्यूपेशन है, जॉब, पास टाइम, देन एम्प्लॉयमेंट, हॉबी, करियर, एंटरटेनमेंट, मिशन, ट्रेड, बिजनेस, स्पोर्ट्स, देन रिटायरमेंट एंड प्लेसमेंट. ओके, तो इसमें से मीन्स ऑफ लिविंग कौन से है, काम करने के लिए हम कौन कौन से यहाँ पर वर्ड्स यूज़ करते हैं. सो दोज वर्ड्स वी हैव, यहाँ पर हमें एक दिया है दैट इज ओकेशन, एम्प्लॉयमेंट, करियर, मिशन, ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन. तो ये सब क्या है, मीन्स ऑफ लिविंग है. अलग अलग तरह के हम मतलब जो भी काम हम करते हैं सबसे हमें क्या मिलता है, अर्निंग मिलती है जो हमारे लिविंग के लिए हमें यूज़ है. ओके, देन वी हैव सेकेंड क्वेश्चन दैट इज यूज अ गुड डिक्शनरी, फाइंड द शेड्स ऑफ डिफरेंट इन द फॉलोइंग. तो यहाँ पर हमें प्रोफेशन दिया है. तो ये प्रोफेशन मतलब एक्चुअली क्या, अभी देखो ये सब मीन्स ऑफ लिविंग दिए हुए हैं. तो मीन्स ऑफ लिविंग में प्रोफेशन भी है, ऑक्यूपेशन है, बिजनेस है, ओके, देन ओकेशन भी है. तो फिर ये सब में क्या क्या मतलब थोड़ा डिफरेंस आता है, वो क्या है, तो ये हमें देखना है. सो हियर आई हैव दोज आंसर्स. प्रोफेशन refers to a paid occupation, especially one that involves prolonged training and a formal qualification. ठीक है, that is called as profession. मतलब मेरा काम क्या है, प्रोफेशन क्या है, that is teaching. तो जो मैं काम करती हूँ मतलब कंटिन्यूसली मेरा टीचिंग ही चलता है. तो टीचिंग मेरा क्या है, प्रोफेशन है. ओके, देन ओकेजन refers to an occupation for which a person is specially drawn or suited. तो कौन से काम के लिए कौन सूट होता है, वो उसके लिए ही वो काम किया जाए. मतलब देखो, आप अगर देखते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं या कोई ट्रेडर्स होते हैं. ठीक है, अलग अलग ऑक्यूपेशंस में वो क्या होते हैं, वो उसी ऑक्यूपेशन में कंटिन्यू रहते हैं. मीन्स वो स्पेशली उसके अंदर ही काम करते हैं और वो काम उनके लिए सूटेबल है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज ओकेजन. बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस ऐसा है हम ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, खरीदना बेचना, ये होता है बिजनेस. तो रिफर टू द एक्टिविटी ऑफ बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, अ कमर्शियल एक्टिविटी डन बाय अ पर्सन एट हिज ओन रिस्क. मतलब यहाँ पर कौन है, खुद ही अपना काम किया जाता है, खुद ही बाय करना है, सेल करना है. यहाँ पर कोई हमारा बॉस नहीं होता है, हमारा खुद का ही हम बिजनेस करते हैं. देन वी हैव फोर्थ ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन रिफर्स टू अ पर्सन्स यूजुअल और प्रिंसिपल वर्क और बिजनेस, स्पेशली एज अ मीन्स ऑफ अर्निंग अ लिविंग. तो ऑक्यूपेशन, तो इंडिया का सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन कौन सा है, दैट इज फार्मिंग. मतलब एक काम करना जो कंटिन्यूसली किया जाता है. ओके, तो वो कोई भी हो सकता है, जो आप रेगुलर काम करते हो वो है आपका, या आपका बिजनेस है. तो दैट इज कॉल्ड एज योर ऑक्यूपेशन. ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हेन अ वर्ड इज फॉर्म फ्रॉम अ साउंड associated with it is called an onomatopoetic word. फॉर एग्जाम्पल बैंग, टैप. अभी देखो यहाँ पर हम डोर के ऊपर टैप करते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉकिंग करना. ओके, देन बैंगल्स का आवाज़ है, या जो कोई भी आवाज़ हम निकालते हैं या सुनते हैं, साउंड. ओके, फैन है, वर्लिंग. देन
अगर आप बर्ड्स का देखोगे फ्लैटरिंग, ये सब जो साउंड्स हम सुनते हैं, दो साउंड्स आर कॉल्ड एज ओनोमेटोपोएटिक. सो द बैंग, टैप, टिकल, क्रैश, विसल एक्सेट्रा, तो ये हमारे पोएम से आए हुए वर्ड्स दिए हैं. इफ एन onomatopoetic words occurs in a line of a poem, the figure of speech in that line is onomatopoeia. तो इसे क्या कहा जाता है? ओनोमेटोपोइया. मतलब ये एक टाइप का फिगर ऑफ क्या है? स्पीच है. फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे हमने सिमिल देखा है, मेटाफोर देखा था, एलिट्रेशन देखा है. ओके, तो ऐसे यहाँ पर हमने आज एक नया फिगर ऑफ स्पीच देखा है. तो ये पोएम अगर आपको एग्जाम में है तो यू हैव टू रिफर दिस ओनोमेटोपोइया, बिकॉज इसमें से आपको जो भी साउंड आता है, जब आप कोई भी साउंड सुनोगी, जब आप साउंड सुनोगी, किसी भी चीज़ का साउंड वहाँ पर हमें दिया गया है तो उसे आपको लिखना होगा ओनोमेटोपोइया. ओके, और वहाँ पर साउंड आपको बताना भी पड़ेगा कि वहाँ पर ये साउंड हमें रिप्रेजेंट किया गया है या बताया गया है. राइट डाउन 8 और 10 ओनोमेटोपोएटिक वर्ड्स ऑन योर ओन. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमें खुद से लिखने के लिए दिए गए हैं. सो हियर वी हैव सम वर्ड्स गिवन: बज, वुश, क्लैंग, चॉप, क्लैप, हॉल, हिस, ग्रंट, पर, क्वैक. मतलब देखो ये साउंड्स, एनिमल्स के साउंड्स भी है इसमें, थिंग्स के भी साउंड्स हैं, क्लैपिंग भी दिया हुआ है. ओके, तो ये सब वर्ड्स आते हैं इसमें. तो वार्मिंग अप एक्सरसाइज जो है वो फिनिश कर दिया है, हो गया है. नाउ वी विल कंटिन्यू दिस पोएम ओकेजन. तो ओकेजन, ये जो पोएम है ये एक लड़के के बारे में दी गई है जिसे ऐसे लग रहा है बार बार कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रूल्स है. उसे बच्चों को ऐसे लगता है ना, आप लोगों को भी शायद बचपन में ऐसे लगता होगा, शायद अभी भी लगता है कि बहुत सारे रूल्स डेली लाइफ में होते हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, फ्रीडम नहीं मिल रहा है. तो इसीलिए वो जब किसी को भी देख रहा है तो उसे लग रहा है कि ये कितने फ्री है, इनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, बहुत ही आराम से, कोई टाइम टेबल नहीं है, अपना काम कर सकते हैं. और मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, रूल्स आ रहे हैं, उसी मुझे फॉलो करना पड़ रहा है, पेरेंट्स की बातें सुननी पड़ती है. तो ये जो पोएम है बेटा, ये एक नोबेल प्राइज़ विनर रविंद्रनाथ टैगोर जी की पोएम है. और इसीलिए ये पोएम को अपने टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है कि आप लोगों को भी ऐसे लगेगा कि कुछ तो यहाँ पर सिमिलरिटी आपके साथ में भी है, कि आप भी इस तरह से सोचते हो. ओके, सो लेट वी स्टार्ट. ओकेजन: when the gong sound 10 in morning and I walk to school by our lane. मतलब गॉन्ग साउंड मतलब क्या होता है, एक तरह का साउंड होता है, जैसे बेल का साउंड आता है. और कब ये हो रहा है? 10 इन मॉर्निंग, मतलब सुबह 10 बजे ये मॉर्निंग बेल सुनाई दे रहा है. और तब मुझे क्या करना पड़ रहा है? आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन, मुझे स्कूल के लिए निकलना पड़ता है. मतलब देखो टाइमिंग के ऊपर, हाँ, आगे पीछे नहीं, जैसे बेल बजेगी स्कूल के लिए निकलो. एवरी डे आई मीट अ हॉकर क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. और मैं उसी टाइम पर एक हॉकर को देखता हूँ. हॉकर मतलब कौन होता है? जो सामान को अपने साथ लेकर कोई भी गुड्स सेल करने के लिए. अभी यहाँ पर इसके पास बैंगल्स है, तो उसी तरह से बैंगल्स है या दूसरे कोई चीज़ें होती है वो बेचने के लिए जो निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम हॉकर्स कहते हैं. ओके, गॉन्ग का यहाँ पर देखो मीनिंग दिया हुआ है. और फ्लैट मेटल बेल रंग टू ड्रॉ पीपल्स अटेंशन, मतलब जोर से एक बेल बजाया जाता है लोगों का अटेंशन लाने के लिए. तो ऐसे उस टाइम पर कौन निकल रहा है? उस टाइम पर एक हॉकर निकल रहा है. एंड व्हाट इज क्राइंग? क्राइंग मतलब यहाँ पे रोना नहीं है, यहाँ पर वो चिल्ला रहा है. कैसे? बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल. जैसे आपके यहाँ पे फेरी वाले आते हैं, तो फेरी वाले मतलब कौन है? हॉकर. जो भी चीज़ें लाते हैं बेचने के लिए, वो लोग जो जो से आवाज़ देकर चिल्लाकर बोलते हैं कि मतलब उन्हें ऐसे लगता है कि जब ये बोलेंगे तब लोगों को पता चलेगा कि इनके पास क्या है. तो बिना बाहर आए, घर के बाहर आए, लोग उनकी आवाज़ सुन लेते हैं और फिर अगर लेना है कोई चीज़ तो बाहर आकर भी उनके पास वो चीज़ें देखते हैं. ओके, तो ऐसे हॉकर्स आप लोगों के यहाँ पर भी आते होंगे, हमारे इधर भी आते हैं. ओके, सो यू विल कंटिन्यू नाउ. देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड he must take, no place he must go to,
नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। अभी वो कह रहा है लड़का, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं हॉकर को देखता हूँ हर दिन और वो बैंगल बेचने के लिए निकलता है, उसके वो थोड़ा भी जल्दी नहीं होता है, मतलब उसको कोई भी ऐसे डर नहीं है कि मुझे देर हो रही है, क्योंकि जब देखो ये स्कूल निकला है, बेल बज गई है, तो उसे ऐसे डर रहता है ना कि लेट हो जाएंगे तो शायद स्कूल का गेट बंद हो जाएगा, अंदर नहीं लेंगे, पेरेंट्स को कंप्लेंट मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर ये हॉकर्स को, कुछ भी जो हॉकर है इसे कोई भी फिक्र नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। एंड देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, और ऐसे नहीं है उसे यहीं पर से जाना है वहीं से जाना है, वो उसकी मर्जी जहाँ है वहाँ पर वो चला जाता है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और उसका ना जाने का कोई टाइम है, ना कहीं एक ही रास्ते पे जाना है, ना ऐसा कोई डिसाइड किया हुआ है, ना घर आने का कोई काम है। तो मतलब कोई भी यहाँ पे टाइम टेबल इसके लिए फिक्स नहीं है। बच्चे के अगर आप देखोगे थ्रू सोचोगे तो बच्चा क्या सोच रहा है कि ये हॉकर जो है ये कोई भी मतलब इसे टाइम टेबल नहीं है, ये अपने मन मर्जी से रह सकता है। आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल क्रिस्टल बैंगल्स when at 4 in the afternoon I come back from the school। और ये क्या कह रहा है लड़का कि मुझे ऐसे लग रहा है, मैं ऐसे विश कर रहा हूँ कि मुझे क्या होना चाहिए, आई वर अ हॉकर, मुझे हॉकर बनना चाहिए, और स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, और अपना पूरा दिन कहाँ पर मैं बिता सकता हूँ, फिर रोड के ऊपर रास्ते पर बिता सकता हूँ, और जोर जोर से मैं चिल्लाऊंगा बैंगल क्रिस्टल बैंगल्स। और ना देखो नेक्स्ट उसने क्या कहा है, व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून आई केम बैक फ्रॉम द स्कूल। अभी वो कह रहा है कि जब मैं दोपहर में 4 बजे घर स्कूल से घर आता हूँ तब वो क्या दिख रहा है, आई कैन सी थ्रू द गेट दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। मैंने क्या देखा, वो क्या दिख रहा है कि एक गार्डनर है और वो ग्राउंड में डिग कर रहा है, मतलब वहां पर वो बैठकर गड्ढे कर रहा था। और वो कहाँ पर बैठा हुआ है, गार्डन में। गार्डन में पूरी तरह से मिट्टी फैली हुई है और वहां पर बैठ के ये काम कर रहा है। He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets back in the sun or gets wet। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, बच्चा ऐसे सोच रहा है कि देखो ये कैसा कितना लकी है कि इसे कोई भी मतलब इसे रोकने वाला नहीं है। पूरे कपड़े उसने पूरी मिट्टी में फैला दिए हैं, पूरे कपड़ों के ऊपर मिट्टी लगी हुई है। टेक समवन टू टास्क मतलब स्कोल्ड एंड करेक्ट, मतलब यहाँ पर वो पूरे मिट्टी में फैला हुआ है, पूरे बॉडी के ऊपर उसके कपड़ों के ऊपर मिट्टी लगी है, मिट्टी में बैठ के वो काम कर रहा है, लेकिन उसे चिल्लाने वाला और उसके मतलब उसने बहुत ही कपड़े गंदे किए हैं ऐसे उसे चिल्ला कर बोलने वाला, करेक्ट करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। इफ ही गेट्स बेक इन द सन और गेट वेट, अगर वो धूप में बैठ के भी पूरा मतलब देखो बेक इन द सन मतलब पूरी इतनी धूप है, उतने धूप में वो बैठा हुआ है, पूरा पानी से चिकड़ के पानी जो गंदा मड का पानी है उसमें वो पूरा भीग गया है, लेकिन फिर भी उसे कोई चिल्लाने या समझाने वाला रुकाने वाला नहीं है। तो उसे अभी लग रहा है आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। और अब लड़के को ऐसे लग रहा है, द लिटिल बॉय ही इज थिंकिंग दैट मुझे अब क्या होना ऐसे लग रहा है कि मैं गार्डनर की जैसा बन जाऊँ, मैं गार्डनर बन जाऊँ कि मैं जब चाहे तब डिगिंग करते हुए बैठूँ और मुझे यहाँ पर कोई भी स्टॉप करने के लिए रोकने के लिए नहीं आएंगे। विथ नो बडी टू स्टॉप मी, और कोई भी मुझे यहाँ पर स्टॉप नहीं करेगा। मतलब बच्चे देखो, आप लोग सोचते हो कि पेरेंट्स हमेशा हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाते हैं। मतलब देखो नॉर्मली अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है 7-8 साल का है, अगर वो मिट्टी में इस तरह से बैठेगा और वो धूप में इतना बैठेगा तो पेरेंट्स तो अलाउ नहीं करेंगे और गंदे पानी में खेलने के लिए भी अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे गार्डनर को तो कोई भी परेशानी नहीं है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। तो उसे देखकर बच्चे के दिल में ऐसी इच्छा आई है, ऐसा विश आया है कि उसे भी गार्डनर बनना है। ओके नेक्स्ट उसने कहा है, जस्ट एज इट गेट डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड।
जब उसने क्या कहा है कि जब अंधेरा हो गया है, शाम हो गई, अंधेरा हो गया है, और अभी उसके माँ ने उसे क्या कहा है, सोने के लिए। द मदर सेंड हिम टू बेड। देन आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। और तब मैंने क्या देखा, मैंने अपने विंडो से देखा कि वॉचमैन जो है ये ऊपर नीचे जा रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है। और ये देखकर अब बच्चे के दिल में क्या आ गया है, द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। तो अब उसे जो लाइट है, रोड के ऊपर की जो लाइट है, उसे देखकर उसे क्या लग रहा है, उसे ऐसे लग रहा है कि कोई बड़ा जायंट है, मतलब एक राक्षस के जैसे। और उसे क्या है, सिर्फ एक आँख है, ऐसे वो कह रहा है, क्योंकि देखो लाइट तो एक ही होती है ना। और जायंट विथ वन रेड आई, एक बड़ा सा आई उसको है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, रिफर्स टू अ कैरेक्टर फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी होमर्स ओडिसी। तो होमर्स ओडिसी ये जो ग्रीक का मैथोलॉजी है, मतलब ग्रीक के भगवान की जो स्टोरीज होती है उसमें से ये कैरेक्टर यहाँ पर है, होमर्स ओडिसी। ये आप लोग अंडरलाइन करके रखो, शायद से एग्जाम में आप लोगों को टिक मार्क करने के लिए जो ऑप्शंस आते हैं उसमें आ सकता है, अभी न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ आफ्टर ही सेइंग द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो at his side and never once goes to the bed in his life। और क्या कह रहा है कि जो वॉचमैन है, देखो वो क्या कर रहा है, वो अपने हाथ में लैंटर्न लेकर यहाँ वहाँ घूम रहा है, रोड पर घूम रहा है यहाँ वहाँ से, और उसे कोई भी रोक नहीं रहा है। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वो कभी रात को सोता ही नहीं है, क्योंकि देखो अभी रात हो गई है, तो अभी मम्मी ने बच्चे को क्या कर दिया है, चलो जाओ सो जाओ, अभी टाइम हो गया, अंधेरा हो गया है, चलो जल्दी से सो जाओ, ऐसे कह के पेरेंट्स बच्चों को सुलाने के लिए भेज देते हैं या सोने के लिए भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर वॉचमैन को तो कोई सोने के लिए नहीं कह रहा है, और वो लड़का सोच रहा है कि शायद ये कभी सोता ही नहीं होगा, उसके लाइफ में ये कभी रात को सोता ही नहीं होगा। सो आई विश आई वर द वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेसिंग द शैडोज विथ माई लैंटर्न। और वो कह रहा है, लड़का अभी क्या विश कर रहा है रात को, कि मैं वॉचमैन बन जाऊं, और क्या करूं, वॉचमैन बन के मैं पूरी रात यहाँ वहाँ स्ट्रीट के ऊपर घूमूं, और मुझे यहाँ पर कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। एंड सी दिस काइंड ऑफ विशेस ही इज डूइंग। मतलब बच्चे को ये सब विशेष क्यों आ रहे हैं, वाई ही इज थिंकिंग अबाउट दिस ऑल थिंग्स टू बी, बिकॉज उसे ऐसे लग रहा है कि उसके लाइफ में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसे सब फॉलो करने हैं, टाइम टेबल फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन उसने हॉकर को देखा, गार्डनर को देखा, वॉचमैन को देखा, तो उसे लग रहा है कि ये सब तो बहुत ही लकी है, इनके ऊपर कोई भी किसी तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनके लाइफ में कोई भी रूल्स नहीं है, उन्हें कुछ फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविता है, जिसे नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत अच्छा पोएम है। तो मैं आप लोगों को एक बार इसका पूरा जो मीनिंग दिया है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप इसे एक बार देख लो, और चाहो तो आप इसे नोट करके भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें आप लोगों को क्वेश्चन आंसर एक्स्ट्रा अगर आएंगे एग्जाम में तो यू कैन इजीली फाइंड आंसर्स। तो बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर हमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप एक्सप्लेनेशन को नोट करके ले लो, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को इसमें से आप बना सकते हो। तो शॉर्ट आंसर्स भी आप बनाकर उसके आंसर्स, क्योंकि आज भी जो पैटर्न है, ये लॉकडाउन की वजह से जो पेपर्स हो रहे हैं उसमें राइटिंग वर्क बहुत कम दिया है, बच्चों को पीडीएफ बनाकर देने पड़ रहे हैं, और एमसीक्यूज पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एमसीक्यू के लिए आप लोगों को बहुत सारे इसमें से पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, तो पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है, हिंदी में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को, और प्लस हमने वार्मिंग अप एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश वर्कशॉप। ओके, इंग्लिश वर्कशॉप आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स और डिटेल में पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मेरे पास बहुत सारे हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो,
फ्रेंड्स के साथ में मेरे वीडियोस को शेयर करो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।